जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली हुई है, जो कि 17 जनवरी 2022 की शाम 6:50 पर अपडेट दी गई है। तो आगे बात कर लेते हैं जो ये पोस्ट है किसके लिए एलिजिबल है, इसमें किस किस स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं और क्या एज क्राइटेरिया है और क्या एजुकेशन है, यानी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इन सभी सवालों के जवाब में आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो RSMSSB द्वारा ये पोस्ट निकाली हुई है, इसकी जो जनरल OBC की फ़ीस है वो 450 रुपये है, यानी 450 रुपये। OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर की 350 रुपये। SC ST 250 रुपये। करेक्शन, यदि आप अपना फॉर्म भरने के बाद इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी जो करेक्शन चार्ज है वो 300 रुपये होगा, जो कि आपकी करेक्शन डेट बाद में खोली जाएगी। इसका जो एप्लीकेशन है वो 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2022 है। इसकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2022 है। जो एग्ज़ाम डेट है आपकी मई 2022 दी गई है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो मई 2022 में करा दिया जाएगा। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18-40 है और मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। तो जो मिनिमम है वो 18 है और जो मैक्सिमम है वो 40 है। इसका जो एज इलेक्शन है वो RSMSSB जूनियर इंजीनियर 2022 के रिक्वायरमेंट रूल्स के द्वारा दिया जाएगा। तो जो आपकी एज लिमिट है वो 1/1/2023 तक 18 साल हो चुकी हो। ये आपको ध्यान रखना है, जो 1 जनवरी 2023 तक आपकी जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं वो 1092 पोस्ट हैं, जो कि नॉन TSP यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1040 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 52 पोस्ट हैं। जो ये आपकी पोस्ट हैं वो इंजीनियरिंग डिग्री और इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए है। जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें आपकी BTech और इंजीनियरिंग डिप्लोमा उसमें आपका पॉलीटेक्निक आ जाएगा, जो कि आपके किसी भी इंस्टीट्यूट जो भारत के कोई भी संस्था द्वारा हो, चाहे वो आपका UP बोर्ड से किया हो, MP बोर्ड से किया हो या राजस्थान बोर्ड से या कोई अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो सब इसमें फॉर्म भरा जाएगा। केवल वो इतना है कि इंडिया का बोर्ड होना चाहिए। तो आपकी जो पोस्ट हैं वो देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे देखते हैं। देख सकते हैं आप, जो पद का नाम है वो कनिष्ठ अभियंता। जो जूनियर इंजीनियर है वो सिविल वालों के लिए जो कि डिग्री है। तो नॉन TSP में 390 पोस्ट हैं और TSP में 32, इस तरह कुल मिलाकर 422 पोस्ट हैं, जो कि आपकी डिग्री धारकों के लिए है। आगे है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो कि डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए 61 पोस्ट हैं नॉन TSP यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और TSP के लिए 5 पोस्ट हैं। इस तरह टोटल डिप्लोमा वालों के लिए 66 पोस्ट हैं, जो कि सार्वजनिक निर्णय विभाग में दी गई हैं। अगला आपका विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसमें आपकी जो सिविल है जिनके पास डिग्री है उनकी 196 पोस्ट नॉन TSP में और TSP में 8 पोस्ट हैं। इस तरह टोटल 204 पोस्ट हैं। आगे बात कर लेते हैं जो सिविल की है, वो डिप्लोमा वालों के लिए जो डिप्लोमा से सिविल किए हों उनके लिए जो नॉन TSP में वो 96 पोस्ट हैं, और जो ST हैं नहीं TSP हैं उनके लिए 5 पोस्ट हैं, और इस तरह कुल मिलाकर 101 पद हैं। आगे बात कर लें कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक या विद्युत, जो कि डिग्री धारक हों, यानी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से डिग्री हैं उनकी नॉन TSP में 37 पोस्ट हैं और TSP में एक भी पोस्ट नहीं है। इस तरह टोटल 37 पोस्ट हैं, 37। आगे बात कर लें कनिष्ठ अभियंता, जो कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में से कोई सा भी एक होना चाहिए जो कि डिप्लोमा धारक हो। तो उनके लिए नॉन TSP में 26 पोस्ट और TSP में एक भी पोस्ट नहीं है। इस तरह टोटल 26 पोस्ट हैं डिप्लोमा वालों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में। आगे अगला विभाग दिया गया स्वायत्त शासन विभाग,
जिसमें जो सिविल से डिग्री किए हुए हैं उनके लिए नॉन टीएसपी में 143 पोस्ट और टीएसपी में 2 पोस्ट हैं। इस तरह टोटल 145 पोस्ट हैं। आगे बात कर लें जो सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए नॉन टीएसपी में 36 पोस्ट और टीएसपी में एक भी पोस्ट नहीं है। इस तरह टोटल 36 पोस्ट हैं जो कि आपके नॉन टीएसपी में है, जो कि सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए। आगे जो इलेक्ट्रिकल से डिग्री किए हुए हैं उनके लिए 44 पोस्ट हैं नॉन टीएसपी में और टीएसपी में एक भी पोस्ट नहीं है। इस तरह टोटल 44 पोस्ट हैं। आगे बात कर लें जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए नॉन टीएसपी में 11 पोस्ट हैं और टीएसपी में एक भी नहीं। इस तरह टोटल 11 पोस्ट हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में वो टोटल 1040 पोस्ट और टीएसपी में 52 पोस्ट हैं। इस तरह कुल मिलाकर 1092 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो सिविल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा और मैकेनिकल से डिप्लोमा तीनों का फॉर्म भरा जाएगा और जो सिविल से डिग्री और इलेक्ट्रिकल से डिग्री और मैकेनिकल से डिग्री इन तीनों का भी फॉर्म भर जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो आपकी आवेदन की चयन प्रक्रिया उसकी। इसमें आप देख सकते हैं जो साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन चयन के बाद जिस विभाग में यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में पदस्थान चाहते हैं उन विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्रों निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। यानी जो पोस्ट है वो आपकी कैटेगरी जो आप पहले जिसे प्रीफ्रेंस देना चाहें उस पोस्ट को भर लें इन तीनों में से, क्योंकि जो आपकी पोस्ट है वो देख सकते हैं आप सामने स्क्रीन से जो कि क्लियर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ दिया गया है। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम भरें, यानी आप किसे पहले प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप जो प्रीफ्रेंस पहले भरेंगे तो वो आपको प्रीफ्रेंस पहले दिया जाएगा। यदि आप इसका एग्ज़ाम जो एलिजिबल हो जाते हैं तो उसमें जो आपने पहली पोस्ट भरी है वही पोस्ट यदि आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद आपकी न तो कोई संशोधन किया जाएगा और न ही उसमें कुछ आगे हो सकेगा। आगे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, यानी जो जो सूचना उसमें मांगी गई हैं वो अवश्य आप भर दें। और यदि इसमें कोई भी मिस्टेक आप करते हैं तो ये बोर्ड द्वारा आप देख सकते हैं सामने दिया है आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरते हैं आप तो जो आपका आवेदन पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। तो अतः आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी, लेकिन आप अगर चाहें तो आप भी इसको डाउनलोड कर दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं। तो जो आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, जो कि इसकी जो वेबसाइट दी गई है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो SSO ID के नाम से जो राजस्थान का फॉर्म भरे जाते हैं उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है SSO ID के नाम से बनाया जाता है। यदि आपने कभी अप्लाई नहीं किया है तो आप उस ID को बनाकर अपना फॉर्म भर सकेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गए आवेदन की पुनः गहनता से जाँच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी अपडेट पर क्लिक करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं यदि आप अपना फॉर्म स्वयं भरते हैं या साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो अपना जो फॉर्म है आप सामने बैठकर ही भरवाएं और अपनी जो जितनी आपकी डिटेल्स भरी जा रही हैं उसे बार बार चेक कर कर ही भरवाएं, क्योंकि वैकेंसी है वो हर बार हर साल नहीं आती। आप आगे देख सकते हैं जो पुनः आवेदन का प्रीव्यू देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही हैं। आप अपना जो डिटेल्स भर रहे हैं उन्हें आप सही सही देख कर ही भरवाएँ या खुद भर रहे हैं तो देख कर भरें और एक बार उसको भरने के बाद आप उसका प्रीव्यू देख कर ज़रूर चेक कर लें कि आपकी जो प्रविष्टियाँ वो सही हैं या नहीं। अभ्यर्थी जो सही सही आवेदन भरने के बाद ही सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यदि आपने ओके का क्लिक कर दिया तो उसमें फिर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं आप प्रीव्यू देखकर आप इस फॉर्म का प्रीव्यू अवश्य देखें, क्योंकि जो वैकेंसी हैं इतनी बड़ी वैकेंसियाँ हैं जो कि बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें आप आगे देख सकते हैं जो आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा
और यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट न माने। इसका मतलब ये है, यदि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यानी जो एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। यदि आपको वो नहीं मिली है तो आप समझ लिए कि आपका अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। बहुत से क्या करते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो भर करके उसका प्रीव्यू देखकर समझते हैं कि ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है और उस फॉर्म को वहीं छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रीव्यू है वो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, और आपको जो एप्लीकेशन आईडी नहीं मिलती है तो उस फॉर्म को दोबारा चेक करें या दोबारा ज़रूर भरें। आगे बात कर लेते हैं, आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करें, इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचना आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। जो आपका ईमेल आईडी और आप मोबाइल नंबर लगाने वाले हैं वो अपना स्वयं का लगाएं, ना कि साइबर कैफ़े वाले का या किसी दोस्त का। बहुत से होते हैं जो कि अपने मित्र का लगाए थे, तो मैं आपको बता दूं, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर अपना ही लगाएं। आगे हमने बात है वो राजस्थान वालों के लिए जो फीस की बात थी वो हमने कर ली थी। अब देखते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। तो आपको बता दो, इसमें अदर स्टेट कोई भी स्टेट हो उसके फॉर्म इसमें भर सकते हैं, लेकिन राजस्थान को छोड़कर यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली वाले या किसी अदर स्टेट वाले, वो चाहे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी SC, ST, OBC, EWS या जनरल के व्यक्ति हैं, वो सभी राजस्थान में सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही माने जाएंगे। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। यानी आप चाहे अदर स्टेट के हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हों, लेकिन आपको राजस्थान में वो सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही माना जाएगा। आपकी जो फीस है वो एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। इसमें जो अगली एक अच्छी बात दी गई, जो कि आपका आय प्रमाण पत्र वो 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको 250 ही जमा करने पड़ेंगे। यदि आप 250 रुपये जमा करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जाँच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि आपकी जो फीस है वो 2.5 लाख रुपये से कम है, जो आय प्रमाण पत्र पर आपकी इनकम है, तो आपका जो 250 रुपये ही इसमें चार्ज लगेगा। लेकिन ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको जमा करना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं जो अन्य सुविधा उसकी जो पेंशन, यानी नई भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। यानी इस भर्ती में जो सिलेक्ट होंगे उनको पेंशन भी प्रदान की जाएगी। आपका परीक्षा का माह एवं दिनांक दिया गया, जो आपको संभवतया माह जो आपका मई 2022 है उसमें आपका ये परीक्षा वो करवाई जाएगी, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है, मई 2022। आगे बात कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर हैं उनके बारे में। तो आपका जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर है वो स्पष्ट नहीं होने पर आपका आवेदन है वो अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो जो कि 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना है वो अपलोड करनी है। और बहुत से बंदे हैं जो कि मोबाइल या फिर किसी अन्य उपकरण से अपना फ़ोटो खुद स्वयं खींचकर उसे अपलोड कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसा न करें। जो का आपका फ़ोटो है वो आप स्कैन फ़ोटो ही अपलोड किया करें। आपके यह फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो या तो सफ़ेद होना चाहिए या कोई अन्य कलर आप लगा रहे हैं तो हल्का होना चाहिए। और जो फ़ोटो है उसमें आपका 50% चेहरा दिखाई देना चाहिए। जो आवेदक का चेहरा है एवं सिर है वो या कपड़े या किसी अन्य छाया से या बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, यानी जो बाल हैं आपके माथे पर नहीं आने चाहिए। जो आवेदक का सिर है, आँख है, नाक है और ठोड़ी तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। जिसमें आगे बात कर लेते हैं जो आपका ए रिलेक्शन है, जो कि आपकी आयु की छूट है। तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए तथा 40 वर्ष का पूरा नहीं होना चाहिए। इसमें जो कंडीशन है वो आगे दी गई हैं, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक दिया गया है। जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। यानी जो आपकी छूट है
वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी 40 वर्ष हो गई है तो वो 43 तक चल जाएगा, आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसमें जो आपका स्पष्टीकरण दिया गया है, जैसे कि कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन पिछले 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 2 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यानी जो आपका स्वायत्त शासन विभाग है उसमें 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो उसमें 3 वर्ष की छूट, और जो आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसमें 2 वर्ष से भर्ती नहीं आए तो उसमें 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो यही जानकारी थी। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका फ़ोटो सिग्नेचर और आपकी जो डिटेल्स हैं उन्हें आप सही सही भर, क्योंकि आपने अभी देखा है जो आपकी वैकेंसी है वो 3 साल से 2 साल से नहीं आई है। तो अब ये छोटी छोटी गलतियों के कारण ये आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए बड़ी सावधानी से अपना फॉर्म फिल करें। जो आपका जो ग्रेड पे वो मैट्रिक्स लेवल 10 एवं प्रारंभिक जो वेतनमान है आपका, जो कि 33,800 से शुरू किया जाएगा। जो आपकी सैलरी है वो 33,800 से शुरू की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।